हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 14 होने वाला है, जेई एक्सप्रेसवे सीरीज का। तो अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि सीरीज का फॉर्मेट ये है कि हम इसमें पूरी जेई फिजिक्स की थ्योरी कवर करने वाले हैं। मतलब कर ही रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस लेवल। और उसके साथ साथ अब हम इसमें एरोडोव के सारे रेलेवेंट क्वेश्चन भी साथ साथ कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एडवांस लेवल पर एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लास्ट टाइम का जो हमारा होमवर्क क्वेश्चन था एरोडोव का। मैं एक बार फिर से नोट कर देता हूँ। तो क्वेश्चन था हमारा एरोडोव का 1.27। ठीक है। आई होप तुमने क्वेश्चन पिछली बार नोट कर लिया होगा। ठीक है। अगर नहीं भी किया तो चलो मैं एक बार और नोट कर देता हूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन है, स्पेस इज फिल्ड अप। ये वैसे होमवर्क क्वेश्चन था, तो अगर तुमसे हो गया ना तो आंसर कमेंट कर देना एक बार पहले। स्पेस इज फिल्ड अप। स्पेस इज फिल्ड अप विद अ चार्ज, विद अ चार्ज विद वॉल्यूम डेंसिटी रो इक्वल टू रो नॉट ई टू द पावर माइनस ए आर क्यू। ठीक है। वेयर रो नॉट एंड अल्फा, सॉरी बेसिकली अल्फा है, ये ए नहीं है, अल्फा। वेयर रो नॉट एंड अल्फा, रो नॉट एंड अल्फा आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, r is the distance from the center, r is the distance from the center of the system. Find the magnitude of electric field, find the magnitude of the electric field strength vector, strength vector, find the magnitude of the electric field strength vector as a function of r, as a function of small r basically, है ना। Investigate the obtained expression, investigate the obtained expression for small and large values of r, for small and large values of r, that is at ar cube is less than 1 and sorry alpha r cube is less than 1 and alpha r cube is greater than 1। तो इन दोनों केसेस में हमें इस फंक्शन को फिर देखना है। ठीक है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है। स्पेस इज फिल्ड विद अ चार्ज विद वॉल्यूम डेंसिटी दिस, रो नॉट अल्फा कांस्टेंट है। ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ आर। ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके का कुछ स्फेरिकल वॉल्यूम है। एक मिनट। क्या? हाँ, इस तरीके का कुछ स्फेरिकल वॉल्यूम है जो कि कुछ इस तरीके से है। इसमें रो इक्वल टू रो नॉट ई रेस, तो ये हो जाएगा रो इक्वल टू रो नॉट ई रेस पावर माइनस अल्फा आर क्यूब। ठीक है। तो अब इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ आर बताना है बेसिकली। ठीक है। तो वही करेंगे यार जो हमने बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन में हम करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तुम्हारी, जो ये रो है ये आर के साथ वेरी कर रहा है। तो बेसिकली ये वही सिमेट्रिक वाला केस है जिसमें रो एज अ फंक्शन ऑफ आर है। तो हम यहाँ से बेसिकली आर डिस्टेंस पर जाएंगे और एक कॉन्सेंट्रिक शेल लेंगे, है ना। ये बेसिकली इस तरीके का बनेगा कॉन्सेंट्रिक शेल।
और इसकी थिकनेस होगी कुछ डी आर। ठीक है, ये समझ जाना, इस तरीके का हमने एलिमेंट लिया है, थिकनेस है तुम्हारी डी आर। ठीक है, तो अब इस शेल के लिए हम लिखेंगे पहले तो इनसाइड चार्ज कितना है ना। तो क्यू एन जो होगा तुम्हारा वो होगा रो एंड क्या कहते हैं, जो कि अंदर का वॉल्यूम होगा, डीवी बोल देता हूँ अभी के लिए। तो रो तुम्हारा हो जाएगा रो नॉट ई रेस पावर माइनस अल्फा आर क्यू। ये बेसिकली हम डी क्यू एन लिख रहे हैं। ठीक है, तो डी क्यू एन तुम्हारा हो जाएगा इंटू इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4 पाई r² डी आर। ठीक है, ये हो जाएगा डी क्यू एन। अब क्यू एन लिखने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसमें लिमिट लगाएंगे 0 से स्मॉल आर के लिए। ठीक है, तो क्यू इन जो तुम्हारा एज फंक्शन ऑफ आर आएगा वो निकलेगा। पहले यहाँ से कॉन्स्टेंट बाहर निकालने, रो नॉट, एक मिनट, 4 पाई भी बाहर आएगा, 4 पाई रो नॉट, फिर अंदर बचेगा इंटीग्रेशन r² ई रेस पावर माइनस अल्फा आर क्यूब डी आर, और इसकी लिमिट 0 से आर रखेगी। ठीक है, अब ये आर से कंफ्यूज मत होना, आर बेसिकली हमारा वही जनरल पॉइंट के लिए हम लिख रहे हैं, इसलिए 0 से आर लिमिट लगाई है। ठीक है, ये हो गया। अब बेसिकली अब इसमें फिजिक्स थोड़ी कम है, मैथ ज्यादा है, तो हमें बेसिकली ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फा आर क्यूब को मैंने टी बोल दिया, दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे तो इधर बनेगा 3r² अल्फा टी आर, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो r² टी आर की वैल्यू तुम्हें यहां से मिलेगी डी टी अपॉन, ठीक है, हाँ, डी टी अपॉन 3 अल्फा। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा बेसिकली। ठीक है, तो इसको अब हम यहाँ ऊपर पुट करेंगे तो हमारा ये जो पूरा बनेगा ये बनेगा 4 पाई रो नॉट इंटीग्रेशन r² डी आर को हम डी टी अपॉन 3 अल्फा लिख लेंगे, और ई रेज़ पावर माइनस टी बनेगा, ई रेज़ पावर माइनस 3 डी टी अपॉन 3 अल्फा, और लिमिट वही रहेगी अपनी 0 से आर। ठीक है, वो भी हम बाद में कर लेंगे। ये हो गया, तो ठीक है, अब इसमें से फिर कांस्टेंट बाहर निकालो तो यहाँ से हो जाएगा 4 पाई रो नॉट अपॉन 3 अल्फा, इंटीग्रेशन अंदर बनेगा ई रेज़ पावर माइनस टी डी टी, है ना। तो ई रेज़ पावर माइनस टी डी टी, ई रेज़ पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन ई रेज़ पावर माइनस टी अपॉन -1 हो जाएगा। तो बेसिकली मैं यहाँ एक माइनस लगा देता हूँ, 4 पाई रो नॉट अपॉन 3 अल्फा, और अंदर बचेगा ई रेज़ पावर माइनस टी, है ना। अब जरा यहाँ पर इसको वापस से टी की वैल्यू रख देते हैं, इक्वल टू -4 पाई रो नॉट अपॉन 3 अल्फा, और ई रेस्ट टू पावर टी की वैल्यू हमने बेसिकली क्या ली थी, टी इक्वल टू अल्फा आर क्यूब था, तो ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा आर क्यूब लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसमें लिमिट हमारी 0 से आती है, अब मैंने यहाँ पे लिमिट वापस रख दी। ठीक है, ये हो गया। तो मैं सोच सकता हूँ 4 पाई रो नॉट अपॉन 3 अल्फा माइनस सही है, और अंदर बचेगा ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा आर क्यूब माइनस ई रेस्ट पावर 0 यानी कि 1। तो ये माइनस में अंदर ले जाता हूँ, तो अब बचेगा मेरे पास ये 4 पाई रो नॉट अपॉन 3 अल्फा इंटू में 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा आर क्यूब। ये बनेगा अपना क्यूब इनसाइड। अब अगर हम उसी सरफेस के लिए आर डिस्टेंस पर जो हमारा कॉन्सेंट्रिक सरफेस है उसके लिए गॉस लॉ लगाते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई बार डॉट क्या कहते हैं, डी ए बार होता है, तो ई इंटू 4 पाई r²। अब तो इसकी आदत पड़ गई होगी। ठीक है, क्योंकि हाँ, तो यार मैं ये कह रहा था कि अगर आर डिस्टेंस पर कॉन्सेंट्रिक शेल है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r² हो जाएगा, स्फीयर का एरिया 4 पाई r² होता है। ये हो गया, इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन मैं यहाँ से लिख लेता हूँ 4 पाई रो नॉट अपॉन 3 अल्फा, और अंदर ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू पावर माइनस अल्फा आर क्यू, ये अपना हो गया, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट और रह गया, तो ये हो गया। ये हमने गॉस लॉ लिख दिया। अब यहाँ से 4 पाई कैंसिल आउट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो तुम्हारा फंक्शन बनेगा वो बनेगा रो नॉट अपॉन 3 अल्फा एप्सिलॉन नॉट, अंदर ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू पावर माइनस अल्फा ई टू पावर माइनस 1 माइनस ई टू पावर माइनस अल्फा आर क्यूब अपॉन r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन बन गया जो तुमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा था। ठीक है, अब इसके बाद और क्या चीज बोली थी इसने क्वेश्चन में, कि हमें इसे चेक करना है फॉर अल्फा आर क्यूब लेस देन 1, और अल्फा आर क्यूब ग्रेटर देन 1। इन दोनों केसेस में हमें इसको चेक करना है। तो पहले ये वाला ले लेते हैं। तो अगर अल्फा आर क्यूब लेस देन 1 होगा, है ना, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर अल्फा आर क्यूब लेस देन 1 होगा, तो हमारा पहले ई का फंक्शन एक बार लिख लूं मैं, रो नॉट अपॉन
थ्री अल्फा एप्सिलॉन नॉट अंदर वन माइनस ई टू पावर माइनस अल्फा आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। तो अब अगर ऐसा होगा तो अपने को एक चीज पता होती है कि ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। यही यहाँ पर यूज होगा मैथ्स का। वो होता है वन प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे चलता जाता है। तो ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन को यहाँ से लिखना ट्राई करना चाहेगा। चलो मैं बताता हूँ। तो ये हो जाएगा वन, यहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एक्स रख दो, माइनस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल और माइनस एक्स का स्क्वायर तो फिर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल और ऐसे चलता चला जाएगा आगे तक। ठीक है, ये हो गया। बट अगर ये एक्स जो है बहुत ही छोटी वैल्यू होती है ना, अगर x बहुत ही छोटी वैल्यू होती है तो हम इसका एक अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। ई पावर माइनस को हम सीधा वन माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेशन हमें यहाँ यूज करना है क्योंकि अल्फा आर क्यूब हमारा बहुत छोटा वैल्यू है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा एक अल्फा आर क्यूब है तो बहुत छोटा वैल्यू, तो हम वन माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा। ऊपर से देखो, रो नॉट अपॉन थ्री अल्फा एप्सिलॉन नॉट, ये तो मैं वैसे का वैसे ही लिख देता हूँ। रो नॉट अपॉन थ्री अल्फा एप्सिलॉन नॉट, ऐसे कैसे लिख सकता हूँ। फिर ये आर स्क्वायर भी ऐसे लिख देता हूँ, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्रैकेट के अंदर वाली चीज, तो वन माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा आर क्यूब, तो लिखते हैं। तो ये हो जाएगा वन माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा आर क्यूब को वन माइनस एक्स, इस तरीके से तो हम इसको लिख सकते हैं वन माइनस अल्फा आर। ठीक है, ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा आर क्यूब को मैंने ये लिखा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन लगा के, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वन माइनस अल्फा आर क्यूब। ठीक है, ये हो गया। यही यहाँ पर पॉइंट था। ये एक्सप्रेशन ये हो सकता है एक्सपेंशन तुम्हें ना पता हो, तो ये बेसिकली सीक्वेंस सीरीज में भी पढ़ाया जाता है। तो मैथ्स में तुम्हें पढ़ाया होगा, अगर नहीं पढ़ाया तो वो आगे पढ़ाया जाएगा हो सकता है। तो ये एक्सपेंशन अगर मालूम है तो तुम कर सकते हो, एक्सपेंशन नहीं मालूम तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो ठीक है, इसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू रो नॉट अपॉन थ्री अल्फा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, अंदर आएगा वन माइनस वन कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस का अल्फा आर क्यूब बचेगा। ठीक है, आप कैंसिल आउट कर लो, अल्फा से अल्फा गया, आर स्क्वायर से ये आर क्यूब में से केवल ऊपर आर बचा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन जो तुम्हारा आ जाएगा वो आ जाएगा रो नॉट आर अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट। ये किस केस में आया, जब तुम्हारा अल्फा आर क्यूब लेस लेस देन वन। ठीक है, दूसरा केस अपना है कि अल्फा आर क्यूब ग्रेटर ग्रेटर देन वन हो। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन लिखते हैं एक बार। तो वो था तुम्हारा रो नॉट अपॉन थ्री अल्फा एप्सिलॉन नॉट, पहले इसको लिखो, रो नॉट अपॉन थ्री अल्फा एप्सिलॉन नॉट वन माइनस ई टू पावर माइनस अल्फा आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, ये फंक्शन था। ठीक है, तो अल्फा आर क्यूब ग्रेटर ग्रेटर देन वन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, रो नॉट अपॉन थ्री अल्फा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ वन माइनस वन अपॉन ई रेज़ टू पावर अल्फा आर क्यूब, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर अल्फा आर क्यूब ग्रेटर ग्रेटर देन वन है तो इस केस में ये वैल्यू बहुत बड़ी होगी जो डिनोमिनेटर में है। तो अगर ये बहुत बड़ी वैल्यू है, मतलब अल्फा आर क्यूब अगर ग्रेटर ग्रेटर देन वन है, तो बेसिकली ये पूरा जो है ये तुम्हारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर में है और ऊपर वन है, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब फ्रैक्शन टेंडिंग टू जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा। और तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे सीधे निकल करके आएगा रो नॉट अपॉन थ्री। हाँ, तो यार तुम्हारा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे सीधे निकल करके आएगा रो नॉट अपॉन थ्री अल्फा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और ये किस केस में आया, जब हमारा अल्फा आर क्यूब ग्रेटर ग्रेटर देन वन। ठीक है, ये तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, बस यही था इसमें। और बस इसमें थोड़ा बहुत यार मैथ ज्यादा यूज हुई थी, जैसे वो इंटीग्रेशन कैसे करना है उसमें तुम्हें मैथ लग रही थी अच्छी खासी, और ऊपर ये ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन लग रहा था। ये दो चीजें अगर तुम्हें पता हो, बाकी फिर इसका कॉन्सेप्ट इसमें बहुत इजी था। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब अपने आज के टॉपिक पर आते हैं। तो हम डिफरेंट बॉडीज की वजह से क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे थे। तो उसमें हम अपना अगली बॉडी आज हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने हेमिस्फेरिकल शेल, मतलब सॉरी स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल सॉलिड कंडक्टर, इन दोनों के लिए देख लिया है। उसके अलावा हमने पॉइंट चार्ज के लिए तो डिराइव किया ही था गॉस लॉ से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करते हैं। तो अब आगे देखते हैं और कुछ बॉडीज हैं उनके लिए। तो हेडिंग डाल सकते हो अपनी अगली बॉडी है फील्ड ऑफ इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड लाइन चार्ज। तो अब इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड लाइन चार्ज के लिए हम देखने वाले हैं। ठीक है,
तो डायग्राम बना लेते हैं। ये वैसे हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे वहां पर देखी हुई है, बट आज हम गॉस लॉ का यूज करके इसको डिराइव करेंगे। तो इस तरीके से बेसिकली दोनों साइड इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड लाइन चार्ज है जिस पर कुछ चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, चार्ज डेंसिटी इसकी लैम्डा है। ठीक है। तो इसके लिए अब हम कैसे, अब हमें तुम्हें अगर मालूम हो तो हम इससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से कुछ आर डिस्टेंस पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो मैं कैसा गॉसियन सरफेस को, तो इसमें मेरे को जो समझ में आ रहा है मैं एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले सकता हूँ जो कि सिमेट्रिकल होगा, जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कोलिनियर होंगे। तो मैं इस तरीके का कुछ गॉसियन सरफेस लूंगा, तो मैं बना के दिखाता हूँ इस तरीके का। बेसिकली इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे और इसको ये सिलेंड्रिकल टाइप का सरफेस हम लेंगे आर रेडियस का। ठीक है। फिर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो तुमने देखी हुई ऑलरेडी, तो वो हमेशा ऐसे ही रहेगी हर पॉइंट पर, ऐसे ऐसे ऐसे, और इस पॉइंट इधर के पॉइंट्स पर ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये है। ठीक है। तो इसके लिए अगर अब हम गॉस लॉ लिखें तो बेसिकली इसमें तीन सरफेसेस तुम्हें दिख रही होगी। एक इसकी कर्व सरफेस है जो ये पूरी ऐसे घूम करके सिलेंडर की कर्व सरफेस, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का तुम्हें ये दिख भी रहा है साथ साथ। और एक ये दो मतलब बेसिकली तुम्हारे पास सर्कुलर सरफेस है, एक ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी कुछ एक मिनट रेड कलर से दिखा लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी ऐसे होगी, तो जस्ट इसके ऊपर से निकल रही होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसमें कोई फ्लक्स नहीं होगा। ये तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो इस गॉसियन सरफेस के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि फाई सर्कुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन जो दोनों हैं उनके लिए फाई जीरो होगा। ठीक है। तो फाई नेट जो अपना हुआ वो आएगा इज इक्वल टू फाई कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस का फ्लक्स ही नेट फ्लक्स होगा। तो अब ये कर्व सरफेस का फ्लक्स कितना है वो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो फाई कर्व सरफेस जो होगा तुम्हारा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट, तो अब एक चीज तुम्हें दिख रही होगी कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे से मतलब एकदम सेम डायरेक्शन में है, कोलिनियर है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ई बार, इस इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ई बार को बाहर निकाल लें और कॉस, क्योंकि डॉट वही जो हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं, तो डॉट कॉस जीरो तो हो जाएगा, तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो ई हमने सीधा बाहर निकाल लिया और इंटीग्रेशन डीए बचेगा अंदर। तो इसको मैं सिंपली ई, और ये टोटल एरिया अगर मैं इसको देख रहा हूँ इस वाले पूरे सरफेस को, अगर इसकी हाइट में कुछ एच बोल रहा हूँ सिलेंडर की, जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है, इसकी हाइट कुछ एच बोल रहा हूँ और रेडियस तो आर दिया ही है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ई इंटू फोर, सॉरी इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ये हो जाएगा। तो अब यही जो फाई कर्व सरफेस है ई इंटू पाई आर स्क्वायर एच है ना, ये तुम्हारा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा गॉस लॉ से। ठीक है। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ई इंटू में पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू क्यू इन तुम्हारा कितना होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा इंटू इट्स लेंथ, तो सरफेस के अंदर कितनी लेंथ आ रही है, ये पूरी लेंथ भी एच ही है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी कि लैम्डा इंटू एच बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। ठीक है। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, अच्छा हाँ ये पाई आर स्क्वायर एच थोड़ी होगा, सॉरी यही मैं सोच रहा था कुछ गड़बड़ की है, तो वॉल्यूम हो जाएगा ना, टू पाई आर एच होगा। ठीक है, टू पाई आर एच, तो ये यहाँ पर टू पाई आर एच, सॉरी टू पाई आर एच, समझ में आया टू पाई आर एच क्यों, क्योंकि सरकमफेरेंस टू पाई आर है और उसको फिर एच हाइट तक लेगा, तो एरिया टू पाई आर एच होगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसको टू लैम्डा एच बाई एप्सिलॉन नॉट। अब तो कुछ करना ही नहीं है, सिमले यहाँ से एच काट दो, तो ई तुम्हारा निकल करके आ जाएगा लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी निकल करके आ जाएगी। ठीक है, लाइन चार्ज की वजह से। तो ये हम ऑलरेडी भी एक बार देख चुके हैं वैसे लाइन चार्ज की वजह से, उसमें हमने कुछ और डिटेल थ्योरी डिस्कस करी थी कि सेमी इनफाइनाइट के लिए भी देखा था, या फाइनाइट लेंथ वाले के लिए कैसे निकालेंगे, वो सारी चीजें हमने बात ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रखी है। यहाँ पर बस हमें गॉस लॉ के यूज करके इसको डिराइव करना था, ये इनफाइनाइटली के लिए हमने डिराइव कर लिया है। तो बस यही है, आगे बढ़ते हैं। इसके क्वेश्चन भी हम उधर अच्छे अच्छे कर चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अगली बॉडी है अपनी, हेडिंग डाल सकते हो तुम, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, फील्ड ड्यू टू uniformly charged, uniformly charged, infinitely extended
इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड हॉलो सिलिंड्रिकल, हॉलो सिलेंडर बेसिकली, हॉलो सिलेंडर। ठीक है। एक चीज और कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस। ठीक है। ठीक। तो एक इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड सिलेंडर हो गया आपकी बार, बट हॉलो सिलेंडर है, मतलब केवल सरफेस पर चार्ज है, अंदर कोई चार्ज नहीं है। जैसे तुम्हारा हॉलो शेल हमने देखा था, उसी टाइप का ये सिलिंड्रिकल शेल, इसको तुम एक तरीके से बोल सकते हो। तो इस तरीके का हॉलो शेल है जिस पर कोई चार्ज, मतलब अंदर नहीं है बट केवल सरफेस पर चार्ज है, और वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आओ देखते हैं, बेसिकली कुछ इस तरीके का केस है। हाँ, तो यार तुम्हारा कुछ इस तरीके का केस है कि इस तरीके का एक सिलेंडर है अपने पास। ठीक है। इस तरीके का। ठीक है। तो अभी तो मैं ऐसे इसको कंप्लीट कर दे रहा हूँ, बट ये इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है ना, ये फाइनाइट लेंथ का सिलेंडर नहीं है इस तरीके से, इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है अप टू इन्फिनिटी इस साइड भी, और अप टू इन्फिनिटी इस साइड भी। ठीक है। और इसके सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे यहाँ पर पूरे सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से। ठीक है। तो अब इसकी वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। ठीक है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ होगी, सिग्मा। ठीक है। ठीक है, जो पूरे सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आगे वाला जो सरफेस है इस पर भी होगी बेसिकली। ठीक है। वो समझ जाना। ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे, जो कि इससे कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर लेंगे हम। ठीक है। तो हमारा गॉसियन सरफेस कैसा होगा, इससे कॉन्सेंट्रिक टाइप का सिलेंडर होगा, ऐसा, इस तरीके का। थोड़ा सा ड्राइंग खराब हो रही है यार, उस तरीके का कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर लेंगे बेसिकली, सेम सेंटर वाला। और इधर साइड भी ऐसे जाएगा, ये हो गया, और ये ऐसा। ठीक है। तो थोड़ा सा ड्राइंग खराब है, उसको एडजस्ट कर लेना यार। ये कोशिश कर तो रहा हूँ। चलो, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर। ठीक है। सपोज ये हाइट एच है दोनों की, जो इसके अंदर अभी हमने लिया हुआ है। ठीक है, ऐसा होगा तो इनफाइनाइटली, बट हमने एच हाइट का कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर लिया है। ठीक है। और इस अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस है तुम्हारा कैपिटल आर। ठीक है। और जो हमने लिया है उसका रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है। ऐसा। तो अब हम इसके लिए, इस गॉसियन सर्फेस के लिए पहले क्यू इन लिख लेते हैं, है ना, जो हमारा पहला काम है। तो वो होगा चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू इट्स एरिया। एरिया कितना होगा, सिग्मा इंटू में 2 पाई आर एच। ठीक है। तो बेसिकली इसमें भी एक चीज वही ध्यान रखना कि जो इसका कर्व सरफेस है, उसी की वजह से फ्लक्स होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी ऐसी होगी। ठीक है। यहाँ पर ऐसे इस तरीके से, ऐसे, ऐसे, ऐसे परपेंडिकुलर। ठीक है। इस तरीके की होगी। और इसीलिए इन दोनों सरफेस का, ये दोनों जो अपने साइड साइड में सर्कुलर सेक्शन है, इनका फ्लक्स जीरो होगा। तो अब हम इसके अंदर का चार्ज लिख रहे हैं। तो चार्ज तुम्हारा होगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर एच। ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाले केस में भी लिखा था। ये हो गया। अब हम गॉस लॉ लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ई इंटू में बाहर वाले का एरिया कितना होगा। हम्म। एक मिनट। बाहर वाले का अपना, सॉरी, ये, हाँ, ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर 2 पाई कैपिटल आर एच होगा, क्योंकि अंदर वाले का रेडियस कैपिटल आर है। तो बाहर वाले का कितना होगा, 2 पाई स्मॉल आर एच इजिकल टू सिग्मा इंटू में 2 पाई कैपिटल आर एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो 2 पाई कैंसिल आउट, एच भी कैंसिल आउट, ये आएगी सिग्मा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर एप्सिलॉन नॉट। तो आउटर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी। अब जो तुम्हारा लैम्डा होता है, वो होता है डी क्यू बाई डी एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और जो तुम्हारा सिग्मा होता है, वो होता है डी क्यू बाई डी ए, है ना। अगर हम ऊपर वाले केस के लिए देखें, इसके लिए, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं
सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई, अगर मैं डीए लिखना चाहूँ एक छोटा सा एरिया बेसिकली, इस गॉसियन सरफेस पर एक छोटा सा एरिया, तो वो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू टी एल, है ना, क्योंकि पूरा एरिया देखो, पूरा एरिया जो है, पूरा सर्कुलर सेक्शन का जो एरिया है वो होता है ये पूरा जैसे सरकमफेरेंस। हाँ तो यार मैं ये कह रहा था कि पूरा एरिया जो होता है वो 2 पाई आर इंटू इट्स हाइट एच होता है। तो अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट जैसे डीएल एलिमेंट, डीएल लेंथ का एलिमेंट लूँ इस तरीके से, बेसिकली इस तरीके का कुछ छोटा सा डीएल एलिमेंट इस पे, तो उसका एरिया होगा 2 पाई आर इंटू डीएल। ठीक है, तो मैं इस डीए को 2 पाई आर इंटू डीएल लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 पाई आर इंटू डीएल। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कैसे किया मैंने। ये हमने ये किया है बेसिकली, अगर इस पर एक छोटा सा कॉन्सेंट्रिक, मतलब ये जो हमने सिलेंडर लिया है, अगर एक हम बहुत छोटा सिलेंडर ले लेते हैं, बेसिकली ये डीएल लेंथ का सिलेंडर ले लेते हैं, तो इस पे वैसे ये होना चाहिए सिलेंड्रिकल, बट मैं इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, है ना। ये है सिलेंड्रिकल एलिमेंट ही, ठीक है, पूरे पर। तो ये आगे से ऐसा दिख रहा होगा, तो ये पूरे पे सिलेंड्रिकल एलिमेंट है। तो डीएल थिकनेस और इसका पूरा सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई स्मॉल आर वही है ना। तो 2 पाई आर इंटू डीएल ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये सब हम क्यों कर रहे हैं अभी तुम्हें समझ में आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, है ना, इंटू 1/2 पाई आर, है ना। तो डी क्यू बाई डी एल क्या होता है तुम्हारा, लैम्डा होता है, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई आर लिख सकते हैं सिग्मा को। ये चीज आ गई, ठीक है। अब लैम्डा तुम्हारा डी क्यू बाई, ठीक है, ये कर लिया। और अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, सिग्मा आर बाई स्मॉल आर एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना आया था सिग्मा कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। तो इसमें हम सिग्मा की वैल्यू रखेंगे लैम्डा अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, तो लैम्डा आर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ करी क्या, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, ये बेसिकली हम 2 पाई कैपिटल आर लेंगे ना, क्योंकि वही फिर से गड़बड़ कर रहा हूँ, ये हो गया। तो ये क्योंकि चार्ज तो अंदर वाले रेडियस पर है, 2 पाई आर, ये भी 2 पाई आर। ठीक है, इसको जब हम यहाँ पर पुट करेंगे, ये बनेगा सिग्मा को हम लिखेंगे लैम्डा अपॉन 2 पाई आर इंटू में आर बाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये बचेगा। ठीक है, तो इस आर से आर ये चला जाएगा, तो ये बचेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, फॉर आउटसाइड पॉइंट्स, है ना, फॉर आउटसाइड पॉइंट्स, आउटसाइड पॉइंट्स मतलब जिनका रेडियस, मतलब जो डिस्टेंस, मतलब उसके आर रेडियस के बाहर के पॉइंट्स है, ठीक है, आर ग्रेटर देन आर के लिए, इट ऑल्सो बिहेव लाइक अ लाइन चार्ज, ठीक है, इट बिहेव्स, तो इसलिए हमने ये किया था पूरा, लाइक अ लाइन चार्ज सिचुएटेड ऑन इट्स एक्सिस, सिचुएटेड ऑन इट्स एक्सिस। और सिग्मा को लैम्डा में कन्वर्जन कैसे किया है हमने, वो स्टेप तुम्हें ध्यान रखना है कि सिग्मा लैम्डा डी क्यू बाई डी एल, सिग्मा डी क्यू बाई डी ए, डी ए को हम 2 पाई आर इंटू डी ए लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लैम्डा और सिग्मा में रिलेशन निकाल सकते हैं। और अभी हम जब वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड वाला देखेंगे तो हम वहाँ पे रो और लैम्डा में भी रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन तुम इस तरीके से निकालोगे, ये चीज समझ लो। और ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली थी, इसमें हमने पुट किया तो हमें मिल गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आउटसाइड पॉइंट्स के लिए इट बिहेव्स लाइक अ लाइन चार्ज सिचुएटेड एट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। और इसके बाद एक चीज और लिख लो, फॉर इनसाइड पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो, क्योंकि इनसाइड पॉइंट्स किसी भी हॉलो कंडक्टर के अंदर के पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। क्योंकि वो सारे इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होते हैं, सारे सारे उनका पॉइंट्स, सबका जो पोटेंशियल है वो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका एक बार ग्राफ बना लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो बेसिकली अगर एक इस तरीके का सिलेंडर है, होगा ये इनफाइनाइट ही, बट अभी हम इनफाइन इसको क्या कहते हैं, इस तरीके से दिखा ले रहे हैं फाइनाइट के हिसाब से, ऐसा। बाकी ये इधर इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है, इधर इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है, ये अपने को पता होना चाहिए। एंड सपोज ये इसकी एक्सेस है, ठीक है। यहाँ से हम चालू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, हम बेसिकली ग्राफ बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेडियल डिस्टेंस,
तो हम बेसिकली ग्राफ बनाने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर, जो हमने अभी पहले शेल और उसके केसेस में भी बनाए थे। ठीक है, तो ये हो गया, तो हम यहाँ तक ले लेंगे। तो जब तक ये आर इक्वल टू कैपिटल आर है, ठीक है, तो कैपिटल आर तक तो तुम्हें भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। फिर सरफेस पर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। अब इसके बाद ये आर से इन्वर्सली वैरी कर रही है, तो इसके बाद ये इस तरीके से चली जाएगी, जहाँ आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा तो ई टेंडिंग टू जीरो होगा। ठीक है, इस तरीके से। और इसका फंक्शन क्या है? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके का हम इसका ग्राफ बना लेंगे। तो ये होता है इसका ग्राफ। तो ये ग्राफ भी कभी कभी डायरेक्टली जेई मेन वगैरह में आ सकता है, तो ठीक है, ये हमने देख लिया। ठीक, इसको सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं, क्योंकि लैम्डा अपॉन 2 पाई आर तो हमारा सिग्मा है। ठीक है, तो ठीक है, इसके भी सारे केसेस हो गए। अब अपना बचता है सॉलिड सिलेंडर, है ना, जिसमें पूरे वॉल्यूम में सिलेंड्रिकल टाइप का सरफेस, मतलब सिलेंड्रिकल टाइप की बॉडी हो, जिसमें पूरी बॉडी में, मतलब पूरे वॉल्यूम में तुम्हारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। और वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हम देखेंगे, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म का तो सेंस बनता नहीं इसमें। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में सिमेट्रिक सिचुएशन नहीं होगी, और सिमेट्री नहीं बनेगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। गॉस लॉ हम अप्लाई ही तब कर पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, जब हमें सिमेट्रिकल सिचुएशन मिल रही है। तो ठीक है, अब हम वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड वाला सिलेंडरिकल सरफेस देखेंगे, जिसमें पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी पे। तो हेडिंग डाल सकते हो, फील्ड ड्यू टू चार्ज, सॉरी, फील्ड ड्यू टू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सिलेंड्रिकल वॉल्यूम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सिलेंड्रिकल वॉल्यूम। ठीक है, ठीक, ओके, तो अब इसको देखते हैं। तो बेसिकली फिर वही इनफाइनाइट सिलेंडर होगा, ठीक है, बट हम इसको फाइनाइट लेंथ का ही ले रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से समझाने के लिए, क्योंकि हम पूरा इनफाइनाइट तो इसमें पेपर पे ड्रॉ कर नहीं सकते, कुछ लेंथ उसकी लेंगे। ये हो गया, ये इसकी एक्सेस हो गई, क्योंकि इनफाइनाइट दोनों साइड निकलेगी। और इस पे पूरे वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से पूरे वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डेंसिटी रो है, और इसका रेडियस आर है, ये रेडियस आर। ठीक, तो अब इसके लिए अपने को फिर वही तीन तरह के पॉइंट्स बनेंगे। एक तुम्हारा इनसाइड पॉइंट इस टाइप का, एक तुम्हारा ऑन द सरफेस पॉइंट इस टाइप का, और तीसरा तुम्हारा आउटसाइड पॉइंट इस टाइप का। तो तीनों केसेस के लिए हम एनालिसिस करेंगे। तो पहले आउटसाइड पॉइंट्स के लिए कर लेते हैं। तो आउटसाइड पॉइंट्स के लिए हमारा गॉसियन सरफेस हम बनाते हैं पहले। तो आउटसाइड पॉइंट्स के लिए जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा, वो कुछ इस तरीके का कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर होगा। ठीक है, सपोज इसी पॉइंट पे हम देख रहे हैं, तो इस तरीके का कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर होगा हमारा गॉसियन सरफेस। ठीक है, बना लेते हैं। इसका रेडियस स्मॉल आर हो गया। ठीक है, हम बेसिकली सेंटर से मतलब इस एक्सिस से आर डिस्टेंस पर हमने ये पॉइंट लिया है। ठीक है, इस पॉइंट पर अभी हम देख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस। अब इसके लिए हम सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्शन तो यही होगा, इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से, बेसिकली एरिया वेक्टर के एकदम मतलब अलोंग, इस तरीके से, तो इस तरीके से परपेंडिकुलर ये होगा। तो इसके लिए हम लोग गॉस लॉ लिखते हैं। तो लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू गॉसियन सरफेस का एरिया तुम्हारा हो जाएगा 2 पाई आर एच इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन की अगर हम बात करें, तो वो हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि रो, इनटू इट्स वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। अगर हमने ये
एच लेंथ के लिए हम पूरी बात कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस भी एच और हमारा ये भी एच, ठीक है। बाकी उसको जनरलाइज तो कर सकते हो इनफाइनाइट के लिए फिर, ठीक है। ये हो गया, तो क्यू इनकल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये रो इनटू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो अब हम इसके लिए बोलेंगे, और इसमें भी वो चीज क्लियर होनी चाहिए कि यार गॉसियन सरफेस जो नेट फ्लक्स होगा वो कर्व सरफेस का ही होगा, और सर्कुलर सेक्शन के लिए कोई फ्लक्स नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ई इंटू टू पाई आर एच, क्यू इनकी वैल्यू लिखेंगे रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो पाई से पाई काट दो, एच से एच काट दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा निकल करके आ जाएगा यहाँ से रो आर स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, ठीक है। ये हो जाएगा, और अगर डायरेक्शन लिखनी है तो वही डायरेक्शन आर कैप के अलॉन्ग होगा ये, इसको आर कैप बोल सकते हो ना, जो ये डायरेक्शन रेडियल रेडियल डायरेक्शन को मैंने आर कैप बोल रखा है, तो वही है, ठीक है। ये हो गया। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर की वजह से, जो रो वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अब वही जो हमने ऊपर किया था ना कि लैम्डा के टर्म्स में लाना है, रो से लैम्डा लाना है, तो लैम्डा तुम्हारा डी क्यू बाई डी एल होता है, रो तुम्हारा डी क्यू बाई डी वी होता है, ठीक है। ये हो गया। सो बेसिकली मैं यहाँ पर डी क्यू बाई डी एच भी बोल सकता हूँ, है ना। और इसमें बोल सकता हूँ रो इक्वल टू डी क्यू बाई वॉल्यूम को मैं बोल सकता हूँ पाई आर स्क्वायर डी एच, ठीक है। एक छोटा डिफरेंशियल वॉल्यूम, जैसे हमने वहां पर डिफरेंशियल एरिया लिया था, यहाँ पर डिफरेंशियल वॉल्यूम ले रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा, तो पाई आर स्क्वायर डी एच, ये हो गया रो। तो अब हम लोग रो को लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी एच को मैं लिख दूंगा लैम्डा, लैम्डा बाई पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ रो को। तो ये हमने यहाँ से इस पूरे प्रोसीजर से लैम्डा और रो में रिलेशन निकाल लिया, ठीक है। अब रो को मैं इसमें पुट कर दूं लैम्डा अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या था, रो आर स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आर, रो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आर। अब इसमें मैं रो की वैल्यू लैम्डा अपॉन पाई आर स्क्वायर रख दूं, तो मैं लिख दूंगा लैम्डा अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा, तो उसके बाद बचेगा लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया। तो इसके लिए भी हम ये कह सकते हैं कि फॉर आउटसाइड पॉइंट्स it also behave like a line charge situated at its axis। तो इसके एक्सेस पर रखे लाइन चार्ज के इक्विवेलेंट ये रहेगा। और और हाँ, उस लाइन चार्ज का जो लैम्डा होगा वो हम उसका रिलेशन इस गिवन रो के साथ, जो अपने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का वॉल्यूम डेंसिटी है, रो के साथ रिलेशन इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, रो इक्वल टू लैम्डा बाई पाई आर स्क्वायर। ये कैसे निकाला, ये प्रोसीजर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी बताओ, ये रिलेशन ना बताओ, तो ये प्रोसीजर पता होना चाहिए। चल, तो ये हो गया। अब इनसाइड पॉइंट्स की बात करते हैं। फॉर ई इन कुछ नहीं, अंदर गॉसियन सरफेस लेना है, तो इसी फिगर में बना दूं, है ना। तो इसी में बना देता हूँ यार, क्योंकि अपने पास जगह तो है यहाँ पर, है ना। बेसिकली कुछ यहाँ से आर दूरी पर इस तरीके का अपना गॉसियन सरफेस अब की बार हम लेंगे, ठीक है। इस तरीके का, ऐसा, ऐसा। इसका भी वही हाइट तो एच ही होगा, और रेडियस स्मॉल आर बोल दिया, तो ये अपना जी एस है यहाँ पर गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस के लिए अब हम नीचे लिखने जा रहे हैं अपना गॉस लॉ। तो हम लिखेंगे ई इंटू में टू, सॉरी, एरिया लिखना है ना, हाँ, टू पाई आर एच इज इक्वल टू क्यू इन। अब क्यू इन क्या होगा यहाँ पर, अब तो चार्ज एनक्लोज केवल इतने वॉल्यूम वाला हम कंसीडर करेंगे, ये वाला चार्ज तो हम कंसीडर करेंगे नहीं, ठीक है। केवल इतने वॉल्यूम का चार्ज कंसीडर करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, पाई स्मॉल, मतलब चार्ज पर चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस पूरा जो गॉसियन सरफेस के अंदर वॉल्यूम आ रहा है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ऐसा हम लोग शेल के टाइम पे भी कर चुके हैं। ये हो जाएगा रो इंटू में पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो पाई से पाई गया, एच से एच गया, और एक आर से एक आर गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा यहाँ से निकल कर जाएगा रो आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो गया।
और फिर डायरेक्शन लगानी है तो वही रेडियल डायरेक्शन आर कैप इसके बाद लिख सकते हो। ठीक, ये हो गया। तो इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा है रो आर बार बाई टू एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया कैसे, क्योंकि आर इंटू आर कैप आर बार होगा ना। ठीक है, तो अब इसके लिए भी ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, जब सबके लिए ग्राफ देखा तो इसके लिए भी देख लेते हैं, क्योंकि ये सब डायरेक्ट आते हैं जेई मेन में क्वेश्चन। फिर वही फाइनाइट लेंथ का हम कंसीडर करेंगे एच हाइट का, बाकी वो है तो इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड। इस तरीके से यहाँ से ये इसकी एक्सेस हो गई। इसमें हम इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लेने वाले हैं और इधर हम लेने वाले हैं रेडियल डिस्टेंस आर। ठीक है, इस पर इस तरीके से चार्ज पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है रो डेंसिटी से, और इसका रेडियस है आर। ठीक है, ये इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है दोनों साइड। ठीक है, अब ये है हमारा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट एक होता है, जहां से फंक्शन चेंज होता है आर इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, तो कैपिटल आर से पहले ये जो इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसे वेरी करना है। इनसाइड वाला तो ये लिखा है तुम्हारे पास रो आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट, तो वही वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप का। तो रो आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ तक आएगा, और इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, आर इक्वल टू आर पर रो आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो अगर तुम देखोगे इस इनसाइड वाले फंक्शन से, अगर तुम सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो वो आएगा रो आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जरा आउटसाइड वाला फंक्शन देखो। आउटसाइड वाला फंक्शन तुम्हारा ये था, मैं आउट लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इससे अगर तुम ई सरफेस लिखोगे तो ई सरफेस कितना आएगा, रो आर स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, ये जाएगा तो ये भी तुम्हारा फिर से आ जाएगा रो आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो इससे भी रो आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट है। तो बेसिकली कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, और यहाँ पर ये टू रो आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसके बाद यहाँ तक तो ये आर से डायरेक्टली वेरी कर रहा था। ठीक है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था। इसके आगे क्या होगा, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, मतलब रो कांस्टेंट कैपिटल आर कांस्टेंट, सॉरी रो कांस्टेंट कैपिटल आर कांस्टेंट टू एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। तो ई अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है स्मॉल आर। तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है इसके बाहर के पॉइंट्स के लिए। तो ठीक है, वही पॉइंट चार्ज के पॉइंट लाइन चार्ज की तरह वेरी करेगा। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, और वही जब तुम्हारा आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा तो ई टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। और ये फंक्शन क्या है, रो आर स्क्वायर और टू एप्सिलॉन नॉट आर, या फिर इसको लैम्डा अपॉन टू बाई एप्सिलॉन नॉट आर भी बोल सकते हो। ठीक, तो ये हो गया इसका ग्राफ। तो हमने अब सारे केसेस सिलेंडर सिलेंडर वाले भी सारे केसेस कवर कर लिए। लाइन चार्ज जो कि तुम्हारा उधर, अगर तुम इसको स्फेरिकल वाले से कंपेयर करना चाह रहे हो तो पॉइंट चार्ज और लाइन चार्ज हो गए, और तुम्हारा फिर हॉलो स्फेरिकल शेल से हॉलो सिलेंडर हो गया, फिर सॉलिड सिलेंडर से सॉलिड स्फेरिकल शेल से सॉलिड सिलेंडर हो गया। तो ये तीनों केसेस हमने इसके भी देख लिए। तो आज के लिए थ्योरी इतनी ही है। ठीक है, तो बाकी मैं तुमसे यही कहूंगा कि इन बॉडीज की इलेक्ट्रिक फील्ड तुम एक बार अब जा करके खुद से गॉसियन सरफेस लेके खुद से डिराइव करने की कोशिश करना, उससे बेटर रिवीजन नहीं होता। अगर खुद से कर लोगे तो तुम एकदम अच्छे लेवल पे इसको मास्टर कर लोगे। अब कुछ एक आधे रेडोफ के क्वेश्चंस और लेते हैं। तो ठीक है, आज की थ्योरी इतनी है, आप क्वेश्चंस करेंगे। तो इरडोफ का पहला क्वेश्चन जो हम लेने वाले हैं वो है, निकाल, क्वेश्चन नंबर 3.19, यानी कि 19th क्वेश्चन नंबर थर्ड चैप्टर का इरडोफ। क्वेश्चन नोट करता हूँ। अ वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड, वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड oriented along the axis of a circle, oriented along the axis of a circle of radius capital R rests, of radius capital R rests on its center with one of its ends, on its center with one of its ends. The charge of the thread per unit length, the charge of the thread per unit length
is equal to lambda is equal to lambda. Find the flux of the vector E. Find the flux of the vector E across the circle area. Across the circle. ठीक है, तो एक बार पॉज करके तुम ट्राई करो, बताता हूँ। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली कह रहा है वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर रेस्ट ऑन वन ऑफ इट्स रेस्ट ऑन ए सेंटर विद वन ऑफ इट्स एंड। तो बेसिकली ये किस तरीके का इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड चार्ज है, ठीक है। ये एक सर्कल के सेंटर, मतलब सर्कल के सेंटर पर, मतलब उस एक सर्कल के एक्सिस पर रेस्ट कर रहा है, ठीक है, जिसमें एक एंड इस चार्ज का उस सर्कल के सेंटर पर है। तो बेसिकली सर्कल तुम्हारे को जिस तरीके का है, तो ये तुम्हें इंटरप्रेट करना था क्वेश्चन की लैंग्वेज यूज कर ये करके। ये सर्कल है, सर्कल के सेंटर से इसकी एक्सिस के अलोंग एक डायरेक्शन में इनफाइनाइटली ये चार्ज तुम्हारा जा रहा है। तो अब तुम्हें बताना कि इस सर्कल के सरफेस के अलोंग कितना फ्लक्स होगा, ठीक है। तो देखो बेसिकली अब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, और ये कितना होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हम लोगों ने देखा हुआ है। तो यहाँ पर भी हर पॉइंट पर ऐसा ही होगा, जैसे यहाँ से कितनी भी डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर, अगर किसी भी एक आर डिस्टेंस पर तुम आओगे, तो इस पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट पी बोल दिया मैंने, तो इस पर जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और वो कितना होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऐसा ही हर रेडियल पॉइंट के लिए होगा। तो अब हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे यहाँ पर, ठीक है, आर रेडियस पर आकर के जनरल एलिमेंट, जिसकी थिकनेस होगी तुम्हारी डी आर, ठीक है। तो अब इस एलिमेंट के थ्रू तुम्हें फ्लक्स लिखना है और उसको फिर इंटीग्रेट कर देना, डी आर की लिमिट जीरो से लेकर के इस कैपिटल आर रेडियस, सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है, बस ये करना है। तो इसके लिए अगर तुम क्या कहते हैं गॉस लॉ लिखोगे, ठीक है, तो वो तुम लिखोगे ई, यानी कि तुम्हें ये तो पता ही है ना, एक मिनट सॉरी, फ्लक्स लिखना है ना, गॉस लॉ क्यों लिखेंगे, फ्लक्स लिखना है। तो फाई तुम्हारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई डॉट डी ए बार, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कितना है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये डी फाई लिखना है बेसिकली, ठीक है। और डीए कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा ना कि इस छोटे से इसका एरिया कितना है, 2 पाई आर सरकमफेरेंस इंटू डी आर इसकी थिकनेस, तो ये इसका एरिया हो गया। तो ये हो गया, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी वही है, ठीक है, ये हो गया। अब ये है तुम्हारा डी फाई के बराबर। अब इसको इंटीग्रेट करोगे टोटल फ्लक्स निकालने के लिए, तो आर की लिमिट दोगे जीरो से कैपिटल आर, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया यहाँ पर, तो तुम्हारा जो फाई निकल करके आएगा बेसिकली वो आएगा लैम्डा बाय, और ये आर से आर चला गया, ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी आर, जीरो से कैपिटल आर। तो जो तुम्हारा फ्लक्स निकल करके यहाँ से आएगा वो आएगा लैम्डा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इस सर्कुलर सेक्शन से टोटल फ्लक्स जो निकलेगा वो होगा लैम्डा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इतना सिंपल था, बस ये थिंकिंग लगानी थी कि जो है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, और इस छोटे से एलिमेंट का एरिया वेक्टर से लिखना था। ये हम इस तरीके का, मतलब इस तरीके का सिमिलर काम हमने जब स्फेरिकल कंडक्टर्स देखे वहां पर भी किया था। तो यही है, तो बस यही था इस क्वेश्चन में। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो यार एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, ये भी तुम्हारा एरोडोव का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर है ये 3.20 एरोडोव, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करो, 2 पॉइंट चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू, 2 पॉइंट चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2l, आर separated by the distance 2l, distance 2l. Find the flux
ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ वेक्टर अक्रॉस अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, स्ट्रेंथ वेक्टर across a circle of radius capital R। ठीक है, ये हो गया। इसमें एक फिगर भी गिवन है, मैं बना देता हूँ। एक ये तुम्हारा प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। फिर इससे एल दूरी पर एक इस तरीके का तुम्हारे पास सर्कुलर सेक्शन है, जो कि रेडियस इसका कैपिटल आर होगा, है ना। बेसिकली इस तरीके से लिख सकते हो, ये है रेडियस, है ना। और फिर इसके सेंटर से एल दूरी पर तुम्हारा दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है। तो अब तुम्हें फ्लक्स बताना है थ्रू दिस सर्कुलर सेक्शन, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। और बेसिकली ऐसा समझ सकते हो कि ये जो सर्कल का जो प्लेन है वो बेसिकली ऐसा है, मतलब सर्कल ऐसा रखा है और इसके एक्सिस के अलोंग दो पॉइंट्स हैं, इधर एक साइड इधर क्यू, इधर माइनस क्यू। और उस पर तुम्हारा मतलब सॉरी, इधर एल डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहाँ पर क्यू चार्ज रखा है, इधर एल डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखा है, इसके एक्सिस के अलोंग, और सर्कल तुम्हारा इस तरीके से। तो मेरे ख्याल से विजुलाइज हो गई होगी सिचुएशन। तो तुम्हें इस सर्कुलर सेक्शन के थ्रू फ्लक्स बताना है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है यार, तो इसको तुम ट्राई करना, और अगर सॉल्व हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट करना, बाकी इसको हम अगली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप जितना तुम्हें आज बताया होगा समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस पॉइंट पर तुम्हें डाउट आया था। अगर तुमने वीडियो को एंड तक देखा है तो एक बार डन कमेंट करके जाना। और अगर तुम चैनल पे नए हो तो तुमने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडी। बाय।